आपने अक्सर दिल्ली पोल्यूशन को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मीम्स तो देखे होंगे, पर ये कोई मजाक का मुद्दा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि दिल्ली का करंट AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 तक पहुंच गया है, जो कि सीवियर कैटेगरी में काउंट होता है। भले ही हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज डेवलप कर रहा है, पर एनवायरनमेंट को भी साथ साथ ध्यान रखना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि CEA के अकॉर्डिंग इंडिया 2027 तक रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू 57% पावर जनरेट कर लेगी। इवन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री बनी जिसने मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को एस्टैब्लिश किया, जिसको आज हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मेशन 1992 में हुआ। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक मेंस में तो खास करके पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है, और इसके साथ साथ जानेंगे कि इंडिया का रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लेकर फ्यूचर में क्या विजन है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस, renewable energy is an energy that has been derived from Earth's natural resources that are not finite or non-exhaustible in nature, फॉर एग्जाम्पल विंड, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स का ऑल्टरनेटिव वर्जन होता है, जो कि फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर नहीं करता और एनवायरनमेंट को भी कम हार्म पहुंचाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, बायोमास एनर्जी। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है और ग्लोबली 4th रैंक करती है इन रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, विंड पावर कैपेसिटी एंड सोलर पावर कैपेसिटी। इवन इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी पिछले 8.5 सालों में 396% बढ़ी है, यानी कि मोर देन 179.322 गीगावाट, जो कि एज ऑफ जुलाई 2023 इंडिया की 43% ऑफ टोटल कैपेसिटी है। तो अभी सवाल ये उठता है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में कहां पर करंटली स्टैंड करती है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ने पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी का वर्ल्ड मैप रिलीज किया और उसमें टॉप नेशन के डेवलपमेंट को एम्फसाइज किया। नवंबर 2021 में एक 135 कंट्रीज का रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें 2050 तक जीरो ग्रीन हाउस एमिशन को अटेन करने का कमिटमेंट लिया गया UNFCCC द्वारा। हालांकि उसमें से सिर्फ 84 कंट्रीज ने ये टारगेट किया कि वो अपनी पूरी इकोनॉमी में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे, और सिर्फ 36 कंट्रीज ने 100% रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट किया। और रेन 21 ने रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट को पब्लिश किया, जिसमें इंडिया ने 3rd रैंक हासिल किया आफ्टर चाइना एंड रशिया। तो रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने के लिए चैलेंजेस भी होते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रिन्यूएबल फैसिलिटीज को इंस्टॉल करने में काफी स्पेस लगती है, जिसकी वजह से लार्ज लैंड को एक्वायर करना पड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी मोस्टली वेदर से इन्फ्लुएंस होते हैं, बट ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल और इनइफेक्टिव हो जाते हैं जब वेदर कंडीशन सही ना हो। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन से जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एडवांटेजेस मिलते हैं, उसके लिए ह्यूज सेटअप के साथ साथ ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़ता है। नाउ लेट्स सी हमारी गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। इंडिया ने 121 कंट्रीज का ग्रुप फाइंड किया बाय द नेम द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। इस ग्रुप में मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाई करती है, जहां पर सनलाइट इंटायरली या पार्शियली पड़ती है। ये कंट्रीज का मेन गोल एफिशिएंट सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है। बायोमास बेस्ड फ्यूल कन्वेंशनल बायोमास से ज्यादा कैलोरी डेंस और क्लियर होता है, तो गवर्नमेंट बायो CNG कार्स में 20% पेट्रोल ब्लेंड करने का एम कर रही है। और ये बायोमास बेस्ड फ्यूल अर्बन एरियाज को क्लीन करेगी, जिससे हमारी फॉरेन एनर्जी पर रिलायंस कम होगी। PM कुसुम स्कीम के अंदर देश के किसान सोलर पंप्स को बिल्ड करने के लिए एनकरेज हो रहे हैं। सृष्टि सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया के लिए एक प्रोग्राम है, जिसके अंडर सोलर पावर प्लांट रूफटॉप को एस्टैब्लिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का बेनिफिट्स देगी। अब आप ये सोचेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के कोई बेनिफिट्स भी होते हैं क्या? सबसे पहला है जीरो कार्बन एमिशन, दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, तो इसका प्रोडक्शन सालों साल बढ़ता ही रहेगा। तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस को संभालने के लिए काफी लो मेंटेनेंस लगती है। चौथा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के इंस्टॉलेशन में पोल्यूशन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो हमने ये जाना कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इसके इंस्टॉलेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, इवन बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं।
बट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंडिया का क्या विजन है? करंट ट्रैजेक्टरी ये सजेस्ट करती है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी 2050 के आते आते ही खत्म हो जाएगी। यानी कि हमारे पास सिर्फ 25 साल बचे हैं अपनी फास्ट पेस डेवलपिंग कंट्री को उसी रफ्तार से दौड़ते रहने के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर में यूज होने वाला सबसे बेनिफिशियल और लॉन्ग लास्टिंग फ्यूल है, विच विल बी इन अ क्लीनर ग्रीनर प्लैनेट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एज अ कंज्यूमर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जिससे आप एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर सके और उस पे अपना इम्पैक्ट भी दे सके। अगर आप एक होम ओनर है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है सोलर पैनल को लगाने का, जिससे सिर्फ एनर्जी की कॉस्ट ही कम नहीं होगी बल्कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। और ऑप्टिमम एनर्जी को अटेन करने के लिए हमारे पास एक डिफाइंड सेट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे एनर्जी सोर्सेज का बेस्ट कॉम्बिनेशन एग्जामिन हो सके। आई होप आपके यूपीएससी सीएससी मेंस का एक टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए सब्सक्राइब टू आईएएस विद अरिहंत।